आप सभी लोगों का अग्निपथ अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम जसवींद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, ये है तेरा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसी टाइटल के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप अग्निपथ अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपस्थित हैं और यह जो क्लास है आपकी, ये राज व्यवस्था से संबंधित है। राज व्यवस्था के विभिन्न टॉपिकों को हमने पिछली विभिन्न क्लासों में कराया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने कल राज्यसभा अर्थात संसद के भाग को शुरू किया था। राज्यसभा के कुछ टॉपिकों को हमने करा दिया था, कुछ टॉपिक रह गए थे। हमने आपको वादा किया था आपको कल कराएंगे, उसी वादे के अनुसार आज आपके पास उपस्थित हैं। और आज का जो टॉपिक है राज्यसभा में, वो हम देख रहे हैं राज्यसभा एवं उसके सदस्यों का कार्यकाल। एक तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना है और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि दो तरह के सदन होते हैं, एक होता है स्थायी सदन, एक होता है अस्थायी सदन। एक क्या होता है स्थायी सदन और एक अस्थायी सदन। ये दो तरह के सदन होते हैं, स्थायी सदन और अस्थायी सदन। स्थायी सदन मतलब कभी विघटन नहीं होगा, कभी विघटन नहीं होगा। और अस्थायी सदन निश्चित समयांतराल पर, निश्चित समयांतराल पर विघटन होगा। मतलब एक निश्चित समय दिया होता है कि उस समय में इसका विघटन होगा। अगर हम अस्थायी सदन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक लोकसभा क्या है, लोकसभा। ये क्या है, एक अस्थायी सदन है क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होंगे। ये क्या है, अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होता है, ये लोकसभा विघटित हो जाती है, पुनः चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का ना तो कभी विघटन होता है, इसका विघटन नहीं होता, मतलब स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन है? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। अगर इसका विघटन नहीं होता है तो क्या ये एक स्थायी सदन है। बात समझ में आ गई? तो अगर हम अब इसके सदस्यों का कार्यकाल देखें, क्या देखें सदस्यों का कार्यकाल। अगर सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल देखें तो प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। एक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें ध्यान रखना, यह प्रावधान संविधान में नहीं किया गया, बल्कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया। किसमें किया गया है? ये मैं आपको नोट करके बाद में दिखा दूंगा। इसमें किया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह प्रावधान किया गया है। 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, के लिए चुना जाता है। अब राज्यसभा में ये सदस्य ना तो एक साथ चुने जाते हैं और ना ही एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त समझते हो? मतलब सदस्य जो है ना तो एक साथ चुने जाते हैं और ना एक साथ रिटायर्ड होते हैं।
इतना समझते हो रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त। तो क्या होता है इसकी जगह प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य, इसलिए 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाए। 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड सदस्य हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। ये बात सुनते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा? ये 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो गए, वो कब चुने होंगे? 6 साल पहले चुने गए होंगे। जब पहली राज्यसभा का गठन हुआ था तब भी केवल 1/3 सदस्यों को चुना गया। फिर अगले 2 साल में 1/3 सदस्यों को चुना गया, धीमे धीमे करके चुना गया, जिससे उनका रिटायरमेंट भी धीमे धीमे हो सके। इससे क्या होता है, ना तो राज्यसभा एकदम नई होती है, ना राज्यसभा एकदम पुरानी होती है, बल्कि नई और पुरानी का मिक्स होता है। क्या होता है? नई और पुरानी का हमेशा मिक्स रहता है। आपको बात समझ में आई? तो आपने सीखा राज्यसभा एवं उसके सदस्यों का कार्यकाल। अब राज्यसभा के पदाधिकारी पढ़ेंगे। राज्यसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं आपको हम पहले बता चुके हैं, हमें बताएंगे। आप बताएं कितने होते हैं? 2 पदाधिकारी होते हैं। एक को कहते हैं राज्यपाल, सभापति, और के शुरू पागल हो जा रहा है कि राज्यपाल सभापति। दूसरा होता है सभा, राष्ट्रपति कह रहे थे, ये सब रिकॉर्ड हो जाता है बाद में। सभापति और उपसभापति। तो अब आप मुझे बताइए सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा? राष्ट्रपति। सभापति हमेशा कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति मैंने लिखाया था, जब प्रश्न पढ़ाया था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब क्या होता है जानते हो? पदेन का मतलब होता है कि अगर पत्नी है और पति है तो निश्चित है पत्नी के जो बच्चे होंगे वो पति के नहीं होंगे। वो किसी के भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो पिता होगा इनका तो पदेन है, क्योंकि अब ये पिता इसका क्यों है? इनका पिता क्यों? क्योंकि ये इसका पति है। क्यों इसका पिता है ये? क्योंकि इसका ये पति है। अगर सोचो रामलाल पति नहीं होते, उनके लिए श्यामलाल होते। क्या होते? श्यामलाल होते। तो पापा कौन कहलाते? श्यामलाल कहलाते। चाहे बच्चे रामलाल के क्यों ना होते। समझ में आ गई? इसका कारण यह है जो पत्नी है वही पदेन है। अब बोलोगे क्या पदेन? बिल्कुल नहीं, इसलिए वो उपराष्ट्रपति है, इस वजह से वो सभापति है। तो कह सकते हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। आपको पदेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा समझाने का तरीका मेरे पास अभी तक है नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या सभापति आरएस का सदस्य होता है? नहीं। आरएस का सदस्य नहीं होता है। आरएस का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभापति ये इसका होता है। ये ध्यान रखना, राज्यसभा के पदाधिकारी हैं,
ये जो अनुच्छेद है 89 से लेकर 92 तक दिया गया है। कितने हैं अनुच्छेद? आर्टिकल 89 से 92 तक दिया गया है। इसमें जो याद करने वाला अनुच्छेद है वो 89 ही है। इसमें पूछा जाएगा सभापति का प्रावधान कौन से भी अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे कि 89 में दिया गया है। ठीक है, और 93 में क्या दिया गया है? जो अभी आपने नहीं पढ़ाया इसलिए हमें नहीं पता है, मेमोना सीरीज में पढ़ाया था। अब आप पूछिए उपसभापति कौन होगा? उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। समझ में आ गया? उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। इसमें कोई दिक्कत या समस्या? अब है क्या, उपसभापति को क्यों चुना जाता है? ताकि अगर उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो तो क्या करें, ये कर्तव्यों का निर्वहन करें। अगर मान लो एक कंडीशन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो राष्ट्रपति ही कहलाता है एक तरह से, वो उस समय इसका सभापति नहीं कहलाता। तो अब कौन आएगा इसके लिए? तो उपसभापति क्या करेगा? उपसभापति आरएस का संचालन करेगा, आरएस का संचालन करेगा। उपसभापति आरएस का संचालन करेगा, लेकिन हो सकता है कि उपसभापति भी अनुपस्थित हो। क्या हो? ये भी अनुपस्थित है, तो क्या होगा? अगर ये भी अनुपस्थित है तो क्या होगा? तो एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो क्या होगा? राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त कर सकता है। नियुक्त कर सकता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, ये बात हो गई। इनके जो वेतन होते हैं, क्या है? पदाधिकारियों के जो वेतन होते हैं, वेतन वो भारत की संचित निधि किससे दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि पर धारित होते हैं। मतलब सीधा सा इसका ये है, सरकार इनके वेतन में काट छाट नहीं कर सकती, कमी नहीं कर सकती। भारत की संचित निधि पर जिनके वेतन शामिल है, धारित होते हैं, उनके वेतन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इससे क्या है, सरकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति पर दबाव नहीं बना सकती, अनुचित कार्य उनसे नहीं करा सकती। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम देखते हैं कि जो राज्यसभा के पदाधिकारी हैं वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं।
आप समझिए सदन को चलाने के लिए जो भी समुचित कार्रवाई है वो कर सकते हैं। जैसे सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, सरकार के निर्णय को सुनाना, मत डलवाना, बात समझ में आ गई। ये सारे कार्य वो कर सकते हैं जो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए उचित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई निर्णय ऐसा हुआ जिसमें बराबर मत पड़ गए। क्या पड़ गए? बराबर मत पड़ गए। अब कौन जीते कौन हारे नहीं पता चला। तो निर्णायक वोट देने का अधिकार किसको होगा? सभापति। और अगर सभापति के रूप में सभापति कार्य कर रहा है सभापति को, अगर सभापति कार्य कर रहा है तो सभापति को। लेकिन हुआ कौन? सभापति जो पद में बैठा हुआ है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। तो ध्यान रखें, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अधिकार होता है। ये बहुत पूछते हैं, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार उसको होता है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे बताएं, और आ गई है तो ना बताएं। अब बात ये अगर समझ में आ गई है तो अब पढ़ पढ़ेंगे इसके पद से कैसे हटा सकते हैं इसको। देखिए, अगर हमें सभापति को पद से हटाना है तो हमें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि हम यह प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। और सूचना किसे देनी होगी? उपराष्ट्रपति या सभापति को देनी होगी। जब यह सूचना मिल जाएगी 14 दिन बाद, तो अब जिस मीटिंग में उस पर हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी, उस बैठक में वो भाग तो लेगा, लेकिन उसका संचालन नहीं करेगा। भाई एक बार सोचो, ये कॉमन सेंस वाली बात होती है कि आप एक जगह के नेता थे, जज थे, आप पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। अब आपकी सुनवाई होनी है तो क्या आप उस केस की सुनवाई कर सकते हो? आप तो मुलजिम हुए नहीं हुए। तो ऐसे ही है, जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रक्रिया चल रही हो, उस समय राष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, सदन का संचालन नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब ये बताओ 14 दिन की सूचना देनी होगी। उसके बाद क्या होगा? राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित होगा बहुमत से। राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद क्या होगा? अब जो प्रस्ताव पारित हुआ उस पर क्या होगा? एलएस अपना अनुमोदन देगी। लोकसभा इस प्रस्ताव पर अनुमोदन देगी। जैसे ही अनुमोदन दिया, उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। मतलब उपराष्ट्रपति कौन होता है? सभापति होता है। तो इसका मतलब सभापति को पद से हटा दिया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कौन किसको हटाना है? पद से हटाना सभापति को, भूल ना जाना। इसके अलावा सभापति की मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा, त्याग पत्र दे दे तो पद रिक्त हो जाएगा, या उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि उपसभापति को पद का पद कैसे रिक्त हो सकता है? उपसभापति का सभापति और उपसभापति में अंतर है। सभापति तो उपराष्ट्रपति है, इसलिए उसकी अलग प्रक्रिया है। अब जो उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। तो अब एक बात आओ, एक तो उसकी अवधि पूरी हो जाए,
भाई लोकसभा के सारे सदस्य एक साथ चुने जाते हैं हाँ। और एक साथ रह जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में तो ऐसा है नहीं, प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका कार्यकाल कभी ना कभी तो पूरा होगा, और जब पूरा होगा तो उसका पद त्याग हो जाएगा। दूसरा वो त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे। अब वो त्याग पत्र किसे देगा? उपसभापति त्याग पत्र किसे देगा? सभापति को संबोधित करके त्याग पत्र देगा। और इसके अलावा तत्कालीन राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके बहुमत से संकल्प पारित करो और उपसभापति गायब। लोकसभा से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह केवल राज्यसभा का ही सदस्य होता है। जब वह राज्यसभा का ही सदस्य होता है तो हमें पूछने की आवश्यकता क्यों? हम क्यों पूछें? बात समझ में आ गया? तो उपसभापति को हटाने के 3 तरीके हैं। उनमें से एक तरीका क्या है? उपसभापति को हटाने के तरीके। पहला तरीका, कार्यकाल समाप्त हो जाए। दूसरा, कार्यकाल समाप्त हो जाए। दूसरा, सभापति को संबोधित त्यागपत्र। तीसरा, आरएस में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के संकल्प द्वारा अब मुझे एक बात बताइए, आरएस में कितने सदस्य हैं इस समय? 245। गढ़पूर्ति कौरव कितना होता है? 10%। कितना होता है? 1/10। यही होना है कौरव। इसका मतलब क्या हुआ? 24 का मतलब 25। अगर 25 लोग आरएस में आते हैं तो कार्रवाई चलती रहेगी। 25 का बहुमत कितना होता है? हाँ, मतलब अगर 25 में से एक तरफ 13 है तो इसे बहुमत माना जाएगा। आधे से एक अधिक वो बहुमत कहते हैं। अगर सोचो एक दिन राज्यसभा में 25 ही लोग आए, कार्रवाई चलेगी। उनमें से 13 लोगों ने कहा कि हमें उपसभापति का रुमाल पसंद नहीं आया। समझ में आया? समझ लो कि उपसभापति गायब। लेकिन ऐसे उपसभापति गायब होता है, ठीक है? कौन गायब होता है? सभापति गायब होता है। इसी बात पर आप करते हैं बंद से। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां, राज्यसभा की काउंसिल ऑफ स्टेट की कितनी शक्तियां हैं, कितनी क्या क्या कार्य हैं। अगर हम लोकसभा से तुलना करें तो राज्यसभा कमजोर है। लोकसभा की क्या है? तुलना है कमजोर है। कारण क्या है? ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती है। तो निश्चित बात थी हमें इसको शक्ति अभी देनी चाहिए, इसको शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आप कमजोर तो है, लेकिन ये कहो कि राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमारी क्लास में कई बच्चों की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं है। तो है क्या? लोकसभा की तुलना में आरएस कमजोर है, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है कि बात स्थिर रहे बेचारा विरोधी ना कर पाए। इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय राज्य व्यवस्था में
भारतीय व्यवस्था में आरएस का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी क्या है, आरएस का भारतीय राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इसके शक्तियों के बारे में देखें तो इसको 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक कह सकते हैं विधायी कार्य एवं शक्तियां, कह सकते हैं विधायी कार्य एवं शक्तियां, लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड पावर्स। विधायी कार्य एवं शक्तियां। दूसरा है विशिष्ट कार्य एवं शक्तियां। इसका क्या है, विशिष्ट कार्य एवं शक्ति। इसके अलावा अगर हम किसी कैटेगरी बनाएंगे तो अन्य कार्य एवं शक्तियां क्या बनाएंगे, अन्य कार्य एवं शक्तियां, अन्य कार्य एवं शक्तियां। ये हमने 3 कैटेगरीज की बनाई हैं। अगर हम विधायी कार्य देखें, विधायी का मतलब क्या होता है, विधि बनाना। क्या होता है, विधि बनाना होता है। 3 प्रकार के विधेयक हो सकते हैं, 3 प्रकार के विधेयक हो सकते हैं। एक होता है गैर वित्तीय विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, गैर वित्तीय विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब इन 3 विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा के कितने अधिकार हैं। अगर हम गैर वित्तीय विधेयक की बात करें तो इसकी शक्तियां और कार्य सेम एलएस के बराबर हैं। शक्तियां लोकसभा के एलएस के समान है, लोकसभा के समान है। शक्तियां क्या है, लोकसभा के समान है। बुलंद ना करें बीच में, शक्तियां लोकसभा के समान हैं। आपने कभी मक्खी देखी, मक्खी मच्छर देखा हो, मच्छर तो होता क्या है, कान में करते रहते हैं। सीधी सा तरीका है। आप सोचिए तो उससे होता क्या है, आदमी उस आवाज से परेशान नहीं होता, ना मच्छर से परेशान है, लेकिन वो बार-बार आवाज दी तो इतना इरिटेट हो जाता है, इतना इरिटेट हो जाता है कि काबू नहीं कर पाता। आप समझ रहे हो, बॉडी लगानी पड़े, ऐसा ना हो कि आपके लिए मोटी लगानी पड़े। मोटी लगा। तो कभी तो मैं ऐसे हाथ से कर रहा हूँ, अलग है, एक उस कोने पे इस कोने में बदल गलत। तो आप समझिए गैर वित्तीय विधेयक किसी शक्तियां होती है वो एलएस के समान होती है, और जितने अधिकार लोकसभा को प्राप्त हैं उतने अधिकार राज्यसभा को ही प्राप्त हैं। तो अपना आका घंटे जैसे बना ले। मैंने देखा है ये तो कोई बजा के चला जाता है। ये तो तेरा मर्डर कर देगी इसे। चिट्ठी करके तो ये तो जाएगा नाम ले लो। अब हम देखें अगर धन विधेयक का क्या समझे हम, धन विधेयक। तो धन विधेयक के संबंध में आरएस बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। धन विधेयक केवल इसे इतना अधिकार है, केवल इसे इतना अधिकार है कि 14 दिन तक, यह 14 दिन तक अपने पास विधेयक रख सकती है, विधेयक रख सकती है। यह 14 दिन तक अपने पास
विधेयक रख सकती है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने लोकसभा को विधेयक वापस नहीं किया तो भी वह पारित माना जाएगा। अगर उसने वापस कर दिया तो भी पारित माना जाएगा। उसने संशोधन के साथ किया, संशोधन लोकसभा माने या ना माने उसकी इच्छा है, यानी कि इच्छा बिल्कुल नहीं है, केवल ये है कि दिखा देते हैं कि ऐसा बनाया है। देख आ गया। सेम वही स्थिति है जैसे कमजोर पति की स्थिति अपने घर पर होती है। क्या खाओगे आप? क्या खाओगे आप? जो आपकी इच्छा है वो खा लेंगे, नहीं आप बताओ वही बनाएंगे। आप समझिए 1 घंटा तक बहस होगी, बेचारा 1 घंटे बाद कुछ मन में बताएगा तो कहिए तो कल ही बनाया था। आप समझिए कल ही बनाया था तो क्यों पूछ रहे हो? मैडम जंगला पे आया क्यों पूछ रहे हो? अपने हिसाब से जो बनाना बना लो, लेकिन नहीं आप कहेंगे वही बनाएंगे, लेकिन बनाते नहीं है, केवल दिखाते हैं कि ये मेन्यू है, इनमें से ये नहीं चुनना है, ये हम बनाएंगे नहीं, बचा क्या तो पहले बना लेते हैं। आप समझ आ गया? अब देखिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन की बात करें तो लोकसभा के समान एनएस के बराबर शक्तियां हैं, एनएस के बराबर शक्तियां हैं। मतलब कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को आरएस या एलएस कहीं किसी भी सदन से शुरू किया जाता है, किया जा सकता है। अब आप मानिए कि गैर वित्तीय विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, इसका मतलब क्या है? आप एक बात समझ लीजिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से भी अनुच्छेद में किया गया है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बताएं कौन से भी अनुच्छेद में किया गया है। एक भैया ने बताया 108 अर्थात आर्टिकल 108, नीचे पलट के ना देखें, सही है। बात समझ आ गया? ये सही है। 108 में ही 108 में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला मेरा क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों को यहाँ आते हैं वो लोग अपने हाथ खड़े करें या आंखों से बताएं कि हम पे आते हैं। तो आप बताएं। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? तो कौन करेगा? अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष क्या बोलते हैं? उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उपसभापति करेगा। कौन करेगा? लेकिन ध्यान रखना, सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। बात समझ आ गई? क्योंकि यहाँ पर ये बात चल रही थी, इसलिए मैं आपको समझा। अब विशिष्ट कार्य एवं शक्तियां, विशिष्ट कार्य और शक्तियों में 2 अनुच्छेद हैं। एक है 249, क्या है? 249 ऐसे आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल है। अब 249 में क्या दिया गया आप ये समझिए। देखिए 3 प्रकार की लिस्ट बन रही है। पहले तो बताइए कि 7वीं अनुसूची में क्या है?
सातवीं अनुसूची में है 7 फेरे। बहुत सही, 27 तारीख को ले ले। क्या होते हैं? 7 फेरे 7वीं सूची में है। देखिए 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं 7 फेरे। अब आप बताइए, जैसे 7 फेरे होंगे तो आपको मिल जाएगी पत्नी। क्या मिल जाएगी? पत्नी और पति। पत्नी की कुछ जरूरतें होंगी, क्यों भाई? पत्नी की जरूरतें होंगी, उसे बोलेंगे राज्य सूची। क्या बोलेंगे? राज्य सूची। ठीक है, इस पर अब किसका चलेगा? पत्नी का। लिपस्टिक कौन सी कंपनी की आएगी? लैक्मे की आएगी जो 800 रुपए की आती है, या सादा आएगी जो 50 रुपए की आती है। और पति ये क्या है? केंद्र सूची। ये क्या है? केंद्र सूची में चलेगा कि हम मार्कर में कौन सी ड्यूटी सेट डालेंगे, ये हमारा अधिकार है, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ आ गया? इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर किसकी चलेगी? पति की चलेगी। एक ऐसी सूची होगी जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। जिसमें दोनों की चलेगी। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जैसे आटा किस चक्की पर पिसेगा या किस कंपनी का आएगा, इसमें दोनों की राय मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, क्योंकि ये बेचारा कमाता है, इसको पता है खर्चा कैसे चलाना है। 800 रुपए की लैक्मे की लिपस्टिक कैसे लाए बेचारा। तो कभी कभी क्या होता है, कानून बना देता है कि नहीं लैक्मे की लिपस्टिक नहीं आएगी। सेम यही हाल तो अपने जीवन से आप राज्य को समझ सकते हैं। ऐसे ही 3 सूचियां होती हैं। एक राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बनाता है, एक केंद्र सूची जिसमें केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अब आप एक बार सोचिए, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है, राज्यसभा नहीं बनाती। लाला नहीं, लाला राज्यसभा केंद्र में होती है। कहाँ होती है? केंद्र में। राज्य में क्या होती है? विधानसभा। अभी से यह हाल है, पेपर तक क्या करेगा? तेरे नाम मत बन जाना। बात आ गया तो आर्टिकल 249 में राज्यसभा को शक्ति दी गई है। RS राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को 2/3 बहुमत से, बहुमत से 2/3 बहुमत से क्या करते? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। तो मैंने क्या कहा, राज्य सूची का कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं कि राज्यसभा के करें राज्य सूची में शामिल किसी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। तो अब इस पर कानून कौन बनाएगा? कानून इस पर अब संसद बना सकती है। कौन बना सकता है इस पर कानून? अब संसद बना सकती है। कोई समस्या इसमें नहीं। ये अब आर्टिकल 312, इसमें भी राज्यसभा को एक विशेष शक्ति दी गई है। आपने सुना होगा अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में सुना होगा आपने। अखिल भारतीय सेवा कोई है? आप जिसे जानते हो, UPSC एक अखिल भारतीय सेवा है।
यूपीपीसीएस भी क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब ऐसी सेवाओं के बारे में अगर राज्यसभा को लगता है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है, जैसे वनों में वैसे तो है भी अधिकारी, वन अधिकारी और आईएएस अधिकारी होते हैं, तो आईएएस अधिकारी कहते हैं, लेकिन अगर वनों में एक हमें जरूरत है कि अखिल भारतीय सेवा शुरू करें, तो वनों के लिए कर सकता है, जंगल के लिए कर सकता है, जहाज के लिए कर सकता है, वो एक नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कर सकता है। कौन करेगा? लेकिन राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक नई अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव पारित कर दे, तो एक नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित हो जाएगी। तो यहाँ क्या कहेंगे आप लोग? RS 2/3 बहुमत से, समझ आ गया? नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा शुरू कर सकती है, शुरू कर सकती, ठीक है। RS 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कर सकती है। तो ये दोनों शक्तियां क्या लोकसभा के पास हैं? केवल ये राज्यसभा के पास, इसके पास है, केवल ये राज्यसभा के पास है। देखिए अन्य कार्य एवं शक्तियों में विभिन्न कार्यों को देखेंगे, जैसे आपातकाल। अगर 1 महीने से अधिक आपातकाल रखना जारी रखना है, क्या है? 1 महीने से अधिक आपातकाल अधिक समय तक जारी रखना है, तो दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। 1 महीने से अधिक समय तक यदि आपातकाल को जारी रखना है तो दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। दोनों सदनों क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आप सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा का विघटन हो गया हो, लोकसभा अस्तित्व में ना हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? या वो सत्र में ना हो, क्या हो? सत्र में ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें RS का अनुमोदन लेना ही पड़ेगा। वहां क्या है? RS की इम्पोर्टेंसी बहुत बढ़ जाती है, राज्यसभा की इम्पोर्टेंसी काफी बढ़ जाती है। अनुच्छेद 356 में कहा गया, एक मामला हुआ ऐसा बॉम्बई मामला। क्या हुआ? ऐसा बॉम्बई मामला हुआ। तो अनुच्छेद 356 में कहा गया यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद यदि आप उसकी विधानसभा का विघटन करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। अब राष्ट्रपति शासन तो लगा है, लेकिन अभी विधानसभा को विघटित नहीं किया गया है। विंडीजल अभी बने हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरी सरकार को हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा तो है भी। अब चाहते हैं सरकार की विधानसभा का विघटन कर दे, तो विधानसभा का विघटन वह तभी करेगी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ठीक है कर दो, क्या कहे? ठीक है कर दो, तभी करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ये बात समझ में आई आपके? है? इसलिए मैंने ये दिखाया। अब है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बता चुका हूं। लेकिन अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले लोगों में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इसके अलावा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों ही निर्वाचित सदस्य होते हैं।
दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आरएस के सदस्य शामिल होते हैं। वहीं पर अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है? आपको अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट करके बताएं, और कमेंट करते समय जल्दी किया करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। मैं आपको बता दूं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य लेते हैं। कहते हैं सभी सदस्य, क्या कह सकते हैं? सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ भी आरएस की भूमिका रही। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव आरएस द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। लोकसभा के द्वारा क्या होता है, उसका आरएस में अनुमोदित होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू होता है? आरएस से शुरू होता है। कहां से होता है? आरएस से शुरू होता है। तो संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को हटाना, जैसे न्यायाधीशों को हटाना, इसको जजों को, किसके जजों को, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हाई कोर्ट के जज। इनको हटाने के लिए क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कराया जाता है। तो इसमें भी आरएस की भूमिका हो गई। इस प्रकार आपने देखा आरएस के विभिन्न टॉपिकों को देखा। आप हम अगले टॉपिक में मिलेंगे तो आपको लोकसभा शुरू करेंगे। तब तक आप देखते रहिए अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आसपास सफाई रखें और हमेशा खुश रहें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें। और जो लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं वो अपने सभी कॉन्टैक्ट नंबरों पर शेयर किया करें। ये ना सोचा कि ये बूढ़े चाचा हैं या ये बूढ़े बाबा हैं, कोई भी हो, सबको करो। ज्ञान सबके लिए है और जिससे आप पढ़ रहे हो वो सब उसको दे सकता है। तो इसलिए आप करो, जितना शेयर करोगे उतना वीडियो फैलेगा, जितना फैलेगा अग्निपथ का प्रभाव उतना बढ़ेगा, उतने लोग शिक्षित होंगे। तो आपका एक शेयर इस समाज को शिक्षित बनाने में योगदान देगा। तो समाज को बनाने में अपना योगदान दें और तब तक देखते रहें अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पेड़ों की रक्षा करें और हरियाली बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।